नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। आज हम संविधान की भाग 5 के अंतर्गत संघ का शासन यानी कि केंद्र सरकार के शासन के बारे में पढ़ेंगे। संविधान की भाग 5 का विस्तार अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक है। कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 52 से लेके 151। ये हमें याद रखना है। अब जो शासन के अंग हैं, मतलब संघ के शासन को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि शासन के अंगों को समझना होगा। तो शासन के 3 अंग हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका यानी कि संसद। तो व्यवस्थापिका का काम होता है कानून का निर्माण करना, कानून बनाना। कार्यपालिका का काम क्या होता है? कानून को लागू कराना यानी कि शासन करना, शासन का संचालन करना। और न्यायपालिका का काम क्या होता है? तो न्यायपालिका का काम होता है न्याय करना, यानी कि जब भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हो तो कानून की व्याख्या करना। ठीक है। अब हम संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत का पढ़ें। तो संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, और लास्ट में महान्यायवादी को पढ़ें। आज का टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को पढ़ने से पहले हमें यह समझना होगा कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। भारत में कैसी प्रणाली है? संसदीय शासन प्रणाली, ब्रिटेन के समान। ब्रिटेन में भी कैसी है? संसदीय शासन प्रणाली। और भारत में भी कैसी है? संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या है कि यहां जो देश का हेड है, प्रमुख है, वो एक नहीं रहा, 2 रहा। एक तो नाम मात्र का प्रधान और एक वास्तविक प्रधान। जैसे कि भारत में बात करें, चूंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है, इसलिए भारत में 2 राज्य के प्रमुख हैं, एक तो वास्तविक और एक नाम मात्र। वास्तविक प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री। और नाम मात्र के प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। ठीक है। अब यहां से एक क्वेश्चन बनत कि राष्ट्रपति की शक्तियां का वास्तविक प्रयोग कौन करेगा? तो जैसा कभी बताया कि वास्तविक प्रमुख कौन होता? प्रधानमंत्री। तो यहां पे आंसर क्या होना चाहिए? प्रधानमंत्री। लेकिन जब भी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद दोनों ऑप्शन में दे हो तो हमें किसके चुनने? मंत्रिपरिषद के। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद को जो हेड है वो प्रधानमंत्री होता। अब आगे चलते हैं कि भारत में राष्ट्रपति के बहुत सारे शब्दों से संबोधित करो याद, जैसे कि नाम मात्र का प्रमुख, औपचारिक प्रमुख, संघीय कार्यपालिका का प्रमुख, रबर का स्टाम्प्स। रबर का स्टाम्प्स का मतलब है कि कुछ लोगों का मानना है कि जो राष्ट्रपति है वो केवल मोहर लगाने को काम करे, बस। राष्ट्र का प्रमुख भी कहो जाता, राज्य का प्रमुख भी बोलो जाता, सर्वोच्च सेनापति, प्रथम नागरिक, संवैधानिक अध्यक्ष और गणराज्य का प्रमुख। तो ये बहुत सारे नाम हैं जिन नामों से हमारे राष्ट्रपति महोदय के संबोधित करो जाते। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं: नाम मात्र का प्रमुख, औपचारिक प्रमुख, संघीय कार्यपालिका का प्रमुख, रबर का स्टाम्प्स, राष्ट्र का प्रमुख, राज्य का प्रमुख, सर्वोच्च सेनापति, प्रथम नागरिक, संवैधानिक अध्यक्ष और गणराज्य का प्रमुख। जो तो बंद नहीं है, नहीं, ठीक है। अब चलते हैं अनुच्छेद 52 पे। तो अनुच्छेद 52 में इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति को पद दो। राष्ट्रपति का पद का मतलब है कि अनुच्छेद 52 में साफ साफ लिखा है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अच्छा, यहां पे बहुत सारे अनुच्छेद आए, तो क्या हमें सब अनुच्छेदन की याद रखनी? तो नहीं, कुछ गिने चुने अनुच्छेद हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते। यह वीडियो पूरी तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के हिसाब से बनाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो जो अनुच्छेद जरूरी है वही केवल बताया जाए। यहाँ पे जो अनुच्छेद आए आपको उन्हें बिल्कुल याद नहीं रखने। अनुच्छेद के अंतर्गत जो भाषा दी गई, जो विषय वस्तु दी गई, केवल आपको वो याद रखना है, अनुच्छेद के याद नहीं रखने। ठीक है। लास्ट में जब संविधान खत्म हो जाए तो एक वीडियो केवल अनुच्छेदन पे लाओ, वहां पे आपके अच्छे से क्लियर करा दोगे कि कौन कौन से अनुच्छेद आपके लाने महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 52 में क्या दो? राष्ट्रपति का पद। अब अनुच्छेद 53 में क्या दो? अनुच्छेद 53 में लिखा है कि भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। भारतीय संघ की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो किस में निहित हैं? राष्ट्रपति में, जिनका प्रयोग वह या तो स्वयं करे या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करे। क्लियर? तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 52 में भी और 53 में भी। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन पे। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन को कर, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होती है अप्रत्यक्ष रूप से? पहले तो ही पता होना चाहिए। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन हो वो अप्रत्यक्ष रूप से होता। अब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्या होता है? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब है जहां पे जनता सीधे वोट करे, जैसे प्रधान के चुनाव में या विधायक के चुनाव या सांसद के चुनाव, तो वहां पे हम लोग सीधे वोट कराते, तो वो क्या होगा? प्रत्यक्ष निर्वाचन। और जहां पे जनता सीधे वोट न करके जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वोट करें, जैसे हमने चुनो
हमने किसको चुना? विधायक सांसदों को। और विधायक सांसद किसको चुने? राष्ट्रपति के। तो जो निर्वाचन कैसे हो? अप्रत्यक्ष। तो पहली बात तो याद रखना है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन हुए वो कैसे हुए? अप्रत्यक्ष रूप से हुए। अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट को देते तो उनके लाने एक निर्वाचन मंडल बना हुआ। अब बना हुआ निर्वाचन मंडल। अब हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल हुए। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में नंबर 1 लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। देखो, केंद्र में राज्य संसद और राज्य में राज्य विधानमंडल। संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा। ऐसी विधानमंडल के 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद। क्लियर? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में को भाग लेते? एक तो लोकसभा भाग लेते, राज्यसभा भाग लेते और विधानसभा भाग लेते। विधान परिषद भाग नहीं लेते। अब जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा भाग लेते, इनमें भी हमें याद रखने कि इनके केवल और केवल कौन से सदस्य? निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। इनके अलावा और क्या याद रखने कि दिल्ली, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पांडुचेरी, जम्मू कश्मीर की जो विधानसभाएं हैं उनके निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल हैं, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते। क्लियर है? तो भाग को नहीं लेते। एक तो मनोनीत सदस्य कहीं के भी हुए, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। दूसरा, जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो भाग नहीं लेते। क्लियर? अब भैया निर्वाचन मंडल तो की बात हो गई। अब बात करत कि निर्वाचन प्रक्रिया, मतलब राष्ट्रपति को जो चुनाव हो वो कैसे हो? तो अभी बताया हमने, अप्रत्यक्ष रूप से। और दूसरा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी मत प्रणाली के आधार पर। जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत प्रणाली है उसके आधार पर हो। अब दिमाग में आओ कि जी आनुपातिक प्रतिनिधित्व है क्या? आनुपातिक प्रतिनिधित्व है क्या? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब है कि सभी के मत का मूल्य अलग अलग होना। जैसे मान लो आप लोग जब प्रधान के चुने जात, अगर प्रधान के 10 लोग वोट कर रहे तो 10 सभी के वोटों की वैल्यू एक ही वोट है। ए ने वोट दो, उसको भी एक ही वोट गिनो जाए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो या कोई भी हो, सबकी वोट की वैल्यू कितनी है? एक। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में कहा है जो अलग अलग राज्य के विधायक हैं उनके मतन को मूल्य जनसंख्या के आधार पर अलग अलग है। जिस राज्य की जनसंख्या ज्यादा उस राज्य के विधायकन के मतन को मूल्य अधिक, जिस राज्य की जनसंख्या कम उस राज्य के विधायक के मत का मूल्य कम। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व समझ गए कि मतलब मत का मूल्य अलग अलग होना। अब एकल संक्रमणी मत प्रणाली का है, वैसे एग्जाम में नहीं पूछी, एग्जाम में केवल जो पूछो जा सकत कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रक्रिया के माध्यम से हो, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणी मत प्रणाली। ये क्या होती है ये आपके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं हम कि जब आप कोई भी चुनाव में वोट देते तो एक वोट देते, एक से ज्यादा एक वोट देते, या तो किसी एक के, मान लो 10 लोग उम्मीदवार हैं तो 10 में से किसी एक के चुनो। लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता। राष्ट्रपति के चुनाव में फिर क्या होता है? राष्ट्रपति के चुनाव में ये होता है कि अगर 4 उम्मीदवार हैं तो चारों के अपन वरीयता देते कि भाई पहली पसंद ये है, दूसरी पसंद ये है, तीसरी पसंद ये है। इसी प्रक्रिया क्या बोले जाते? एकल संक्रमणी मत प्रणाली। क्लियर? अच्छा, एक चीज और है कि इसमें भी 50% प्लस कोटा पूरा होना चाहिए। जब आपके 50 पहली वरीयता 50% से ज्यादा लोग आपको पहली पसंद के रूप में चुने तभी चुनोगे। अगर मान लो ऐसा है कि 4 लोग खड़े, पहली वरीयता के रूप में अधिकतम जो पसंद करो लोगों ने 40% है, तो जिस व्यक्ति के सबसे कम पसंद करोगे उसके निर्वाचन से बाहर कर दो जाता, तो दूसरी मत की है, दूसरे चक्र की गणना करी जाती। ठीक है? इस प्रकार जब तक 50% को कोटा कंप्लीट ना हो जाए तब तक ये प्रक्रिया चलत रहे, पहले चक्र की गणना, दूसरे चक्र की गणना चलत रहे। बहुत ज्यादा डिटेल में जाए की आपकी जरूरत नहीं है। अब हम बात करें कार्यकाल की। ठीक है ना? कार्यकाल, तो जिस दिन राष्ट्रपति ने पद ग्रहण करो उस दिन से 5 वर्ष। कार्यकाल कितना है? जिस दिन पद ग्रहण किया उस दिन से 5 वर्ष। अच्छा, यहां पे ये भी याद रखना कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल तो 5 साल है, लेकिन जो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो कितना है? 4 वर्ष। कितना है? 4 वर्ष। ठीक है? अब मान लो कि कार्यकाल कंप्लीट होने से पहले भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो बिल्कुल। कैसे हटाया जा सकता है? या तो वो स्वयं त्यागपत्र दे दे, या तो राष्ट्रपति स्वयं क्या दे दे? त्यागपत्र, या फिर उसकी मृत्यु हो जाए, या फिर उसका निर्वाचन रद्द कर दिया जाए। जो भी चुनाव हो उसे क्या कर दो जाए? रद्द कर दो जाए, अवैध घोषित कर दो जाए, या फिर राष्ट्रपति के महाभियोग लगा के हटा दो। तो ये 4 कारण है जिस वजह से राष्ट्रपति का पद उसके कार्यकाल से भी पहले खाली हो सकता। कौन कौन सा? या तो वो स्वयं त्यागपत्र दे दे, या उसकी मृत्यु हो जाए, या फिर महाभियोग लगा के हटा दो जाए, या फिर उसका जो निर्वाचन हो वो रद्द कर दो जाए, अवैध घोषित कर दिया। अब यहां पे हमें एक चीज और याद रखना है कि राष्ट्रपति जो त्यागपत्र देते वो किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को।
राष्ट्रपति किसको संबोधित करके त्यागपत्र देते हैं? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की जो सूचना है वो सबसे पहले किसको देते? लोकसभा अध्यक्ष के। यहाँ पे दोनों क्वेश्चन पूछे जाते कि राष्ट्रपति किसको संबोधित करके त्यागपत्र देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति किसको राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना सबसे पहले देते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर को। क्लियर है? एक चीज और कि यदि किसी भी वजह से राष्ट्रपति का पद 5 साल से पहले खाली हो जाता है तो प्रत्येक दशा में 6 माह के अंतर्गत चुनाव करा लिया जाता है। और जो नव चुनाव हुए वो पूरे 5 साल के लाने हुए, ना कि शेष अवधि के लाने। जैसे मान लो कि राष्ट्रपति महोदय को चुनाव हो, 2 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो 2 साल बाद 6 महीने के अंतर्गत उनको नए राष्ट्रपति को चुनाव कराओ। तो नव राष्ट्रपति को जो चुनाव हुए वो शेष 3 वर्ष के लाने ना हुए, वो पूरे कार्यकाल के लाने होते। क्लियर? ठीक है। ये भी याद रखना है कि यदि मान लो किसी भी वजह से राष्ट्रपति का पद खाली हो रहा है तो राष्ट्रपति की जगह पे को काम करे? उपराष्ट्रपति। और मान लो कि ऐसी स्थिति बन रही कि राष्ट्रपति को भी पद खाली है और उपराष्ट्रपति को भी पद खाली है, तब फिर राष्ट्रपति का काम को करे? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्लियर है? अच्छा, अब हम बात करें पुनर्निर्वाचन की। किसकी? पुनर्निर्वाचन। तो भारत में ऐसी कोई लिमिट नहीं है, कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति चुनो जा सकता। अमेरिका में लिमिट है। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति अमेरिका का केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता। कितनी बार? 2 बार। भारत में असीमित बार, कितनी भी बार राष्ट्रपति बनाया जा सकता। अब यहां पे एक अनुच्छेद और इंपॉर्टेंट है, 58। इसमें राष्ट्रपति के पद की योग्यताएं दी गई हैं। तो पहली योग्यता तुम्हें याद रखने की भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो। तीसरा, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य ना हो, जो योग्यताएं चाहिए वो कम होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य होने के लिए मतलब सांसद होने के लिए जो योग्यताएं चाहिए वो होना चाहिए उसमें। और चौथा है लाभ के पद पर ना हो। क्लियर है? 4 योग्यताएं हैं। कौन कौन सी? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लाभ के पद पे ना हो और लोकसभा का सदस्य होने की सभी योग्यताएं रखता हो। क्लियर? अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत का नागरिक हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसने नागरिकता किस आधार पर ग्रहण की है। चाहे तो वो जन्म से हो, वंश से ग्रहण की हो नागरिकता, देशीकरण से, या किसी भी आधार पर, बस भारत का नागरिक होना चाहिए। जबकि अमेरिका के लिए अलग है। अमेरिका का राष्ट्रपति केवल वही बन सकता है जो जन्म से वहां का नागरिक है। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अगर मान लो कोई विदेशी भी किसी भी आधार पर भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वो भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। क्लियर है? अब आ जाओ, कुछ जरूरी बिंदु और याद रखने हैं कि ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति का चुनाव कोई भी लड़ ले। जो भी निर्वाचक मंडल है, निर्वाचक मंडल तो समझ ही रहे आप, सांसद, विधायक, अभी मैंने बताया था लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए जरूरी है कि निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य नाम का प्रस्ताव रखें। मतलब 50 सदस्य प्रस्ताव रखें कि हाँ भाई ये व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने लायक है, और दूसरे 50 सदस्य उसका क्या करें? समर्थन यानी अनुमोदन करें। तो 50 सदस्यों का प्रस्तावक और 50 दूसरे सदस्यों का अनुमोदन जरूरी है, वही व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। ऐसे कोई भी नहीं लड़ सकता। ऐसे तो हजारों व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़े हो जाएंगे। दूसरा, जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेगा उसे 15,000 रुपए जमानत राशि के रूप में जमा करानी पड़ती है आरबीआई में। जमानत राशि कितनी जमा करानी पड़ती है? 15,000। और अगर 1/6 मतलब जितने भी वोट पड़े उनका अगर 1/6 भाग वोट नहीं मिले राष्ट्रपति को तो उनकी जमानत राशि क्या हो जाती है? जब्त हो जाती है। क्लियर? योग्यताओं के अलावा अब हम शर्तों पे आते हैं। तो कुछ शर्तें हैं कि संसद व विधानमंडल का सदस्य यदि राष्ट्रपति चुना जाता है तो पद ग्रहण की तारीख से त्यागपत्र देना होता है। मान लो अगर कोई सांसद या विधायक राष्ट्रपति को चुनाव जीत गए, राष्ट्रपति चुन लिया गया, तो जिस दिन से वो राष्ट्रपति की शपथ ले उसी दिन से उसके अपने सांसद या विधायक वाले पद से क्या करने पड़े? त्यागपत्र। यहाँ पे जरूरी बात यह है कि पहले से त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि जिस दिन आप पर्चा भरो जिस दिन तब पहले से चुना आप त्यागपत्र, नहीं। जिस दिन आप राष्ट्रपति की शपथ ले उसी दिन आपके दूसरे पद से त्यागपत्र देना पड़े। और राष्ट्रपति अपने कार्यकाल के दौरान किसी दूसरे लाभ के पद को धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल आदि के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता। ठीक है? एक पॉइंट और याद रखने कि जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर है उसके वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं में कटौती नहीं की जा सकती। बढ़ाया तो जा सकता है, वेतन बढ़ाया जा सकता है, भत्ते बढ़ाए जा सकते हैं, अन्य सुविधाएं भी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन इनके वेतन भत्ते
और अन्य सुविधाओं में कटौती नहीं की जा सकती। अब हमें याद रखना है कि वर्तमान में वेतन कितना है राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति का वेतन है 5 लाख रुपए प्रति महीना और बहुत सारे भत्ते और बहुत सारी सुविधाएं। क्लियर। अब जो राष्ट्रपति का वेतन है वो कहाँ से दिया जाता है, तो जो भारत की संचित निधि से, भारत है मतलब संचित निधि से दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है, भारत की संचित निधि। संचित निधि क्या है, तो जितने भी भारत सरकार के आय के स्रोत हैं, जितने भी टैक्स हैं, जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, उन सबसे जो भी राजस्व प्राप्त हो वो सब कहाँ एकत्रित करो जाता, संचित निधि है, और उसी से वेतन दो जाता किसको, राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति के वेतन के निर्धारित को करा कि कितना दोगे, तो समय समय पे संसद के द्वारा निर्धारित करो जाता, कि द्वारा निर्धारित करो जाता, समय समय पे संसद के द्वारा निर्धारित करो जाता कि राष्ट्रपति के कितने वेतन भत्ते या सुविधाएं देंगे। क्लियर। अब बात करते हैं हम शपथ पे, किसकी, शपथ पे। तो देखो जब आप लोगों ने हमने अनुसूचियां पढ़ाई थी तो तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख था और चौथी में वेतन का उल्लेख था, ठीक है ना। तीसरी अनुसूची में कह रही थी विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ का उल्लेख तो, लेकिन वहां पर राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है। तो राष्ट्रपति की शपथ को उल्लेख अनुच्छेद 60 में था। खैर अनुच्छेद याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर। तो यहां पे याद रखना है कि राष्ट्रपति की शपथ को दिलाओ तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तब फिर राष्ट्रपति के शपथ को दिलाए। जो अन्य न्यायाधीश हैं उनमें से जो सबसे वरिष्ठ है, जो अन्य न्यायाधीश हैं उनमें जो सबसे वरिष्ठ है वो शपथ दिलाए। क्लियर है। अब महाभियोग की बात करें, यहां पे ये इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 61 कि राष्ट्रपति की जो महाभियोग लगा के हटाया जाता है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है, या राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 में। क्लियर। तो महाभियोग देखो, महाभियोग राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग केवल एक आधार पर लाया जा सकता, क्या, संविधान का अतिक्रमण, मतलब संविधान का उल्लंघन करे। अगर राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन करो, संविधान का अतिक्रमण करो, तो इस आधार पर राष्ट्रपति के हटाया जा सकता, अन्य आधार पर नहीं। केवल और केवल एक आधार है, संविधान का अतिक्रमण। अब हमें याद रखना है कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। लाए जाने का मतलब है कि जो महाभियोग है उसकी शुरुआत लोकसभा में भी हो सकता और उसकी शुरुआत राज्यसभा में हो जाए। लेकिन कुछ शर्त हैं कि जिस सदन में भी महाभियोग लाया जाना है उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्य का अपनी अनुमति दें, लिखित अनुमति दें कि हाँ महाभियोग लाया जाना चाहिए। सबसे पहले तो है महाभियोग किसी भी सदन में लाया जा सकता, और जिस सदन में महाभियोग लाने हैं उस सदन के 1/4 सदस्य लिखित अनुमति दें कि हाँ महाभियोग लाया जाना चाहिए, मतलब वोटिंग हुए। अगर 1/4 सदस्य वोट में मतलब अनुमति दी है कि हाँ महाभियोग लाया जाना चाहिए, तब महाभियोग लाओ जाए। और महाभियोग लाने के ठीक 14 दिन पहले राष्ट्रपति की लिखित सूचना दीजिए, काय के लाने कि जिससे कि राष्ट्रपति अपनी तैयारी रखे और अपना पक्ष रख सके। तो महाभियोग की सूचना राष्ट्रपति को कितने दिन पहले देनी पड़ेगी, 14 दिन पहले। किस सदन में लाया जा सकता है, तो लोकसभा में भी और राज्यसभा में, यानी किसी भी सदन में। महाभियोग लाने के लिए कितने सदस्यों की अनुमति जरूरी है, तो 1/4 सदस्यों की अनुमति। क्लियर। अब मान लो कि महाभियोग लागू हो, लोकसभा में लागू हो या राज्यसभा में लागू हो, तो जिस सदन में भी महाभियोग पे वोटिंग हुए तो वो 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, पारित होना चाहिए। जो महाभियोग जिस सदन में भी लागू हो उस सदन में 2/3 बहुमत से यदि पास हो गो तो फिर उसके दूसरे सदन में भेज दोगे, और दूसरे सदन में भी यदि 2/3 बहुमत से पास हो गो तो उसी दिन से राष्ट्रपति को पद खाली समझोगे, उसी दिन से राष्ट्रपति को पद का मान लोगे, खाली मान लोगे। क्लियर, क्लियर है ना। ठीक है। अब जो महाभियोग है वो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया क्यों कहोगे, इसलिए कहो कि राष्ट्रपति महाभियोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता, राष्ट्रपति महाभियोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर नहीं कर सकता। और दूसरा कि अगर मान लो कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग पास भी हो जाए तो राष्ट्रपति के केवल पद से हटा हो जाए उसे कोई भी सजा नहीं दी जाए, केवल पद से हटा हो जाए उसे सजा नहीं दी जाएगी। ठीक है। महाभियोग में केवल लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, इसमें राज्य की विधानसभा का कोई रोल नहीं है, केवल संसद के सदस्य भाग लेते हैं, चाहे तो मनोनीत हो या निर्वाचित हो, सभी सदस्य। अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के आधार पर नहीं हटाया गया, हमें यह भी याद रखना है, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के आधार पर नहीं हटाया गया। अब हम बात करते हैं कार्यकाल। कार्यकाल तो होगा तो चुनाव की, तो कार्यकाल समाप्त होने के 6 माह पूर्व राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाता है। जिस दिन राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने वाला हो रहा हुए उसके 6 माह पूर्व राष्ट्रपति को चुनाव करा लिया। क्लियर। एक पॉइंट और याद रखना है कि राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उसके कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति, और अगर मान लो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को एक साथ खाली हो जाए
तो फिर राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन को करे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर मान लो उसी समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ना हुए तो करें, तो आपको करें जो सर्वोच्च न्यायालय के जो बचे हुए न्यायाधीश उनमें जो वरिष्ठ हुए वरिष्ठ न्यायाधीश वो करें। दोस्तों अब हम राष्ट्रपति की शक्तियों को विस्तार से समझेंगे। तो राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भागों में बांटा गया है, नंबर 1 सामान्य शक्ति और नंबर 2 आपातकालीन शक्ति। तो जो सामान्य शक्ति है, तो सामान्य शक्ति के अंतर्गत हम कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, वित्तीय शक्ति, सैनिक शक्ति, कूटनीतिक शक्ति और वीटो यानी कि निषेधाधिकार शक्तियों को पढ़ेंगे। और आपातकालीन शक्तियों के अंतर्गत हम राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन यानी कि राज्यापात और वित्तीय आपातकाल को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सामान्य शक्ति, और सामान्य शक्ति में कार्यपालिका शक्तियों को पढ़ेंगे। अब कार्यपालिका शक्तियों में तो देखो मैंने सबसे शुरुआत में ही समझाया था कि कार्यपालिका का काम क्या होता है? शासन का संचालन करना, शासन का संचालन करना। तो अनुच्छेद 53 में साफ साफ दिया है कि संघीय कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति। संघीय कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ये अनुच्छेद 53 में दिया है, इंपॉर्टेंट है। फिर अनुच्छेद 77, ये आपको अनुच्छेद याद नहीं रखना है। तो अनुच्छेद 77 में लिखा है कि भारत सरकार के समस्त कार्यों का संचालन राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। भारत सरकार के समस्त कार्यों का संचालन किसके नाम पे किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के नाम से। अनुच्छेद 78 जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अनुच्छेद 78 में लिखा है कि राष्ट्रपति प्रशासन तथा विधान के संबंध में प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रपति प्रशासन तथा विधान के संबंध में प्रधानमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है, और प्रधानमंत्री का यह दायित्व है कि वह राष्ट्रपति को प्रशासन और विधान के संबंध में सूचना प्रदान करे। यानी कि यदि राष्ट्रपति को जो भी शासन चल रहा है, शासन व्यवस्था के संबंध में कोई भी सूचना यदि प्रधानमंत्री से मांगनी है तो प्रधानमंत्री सूचना देने के लिए बाध्य है। अगला अनुच्छेद 239 में दिया गया है कि समस्त केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के नाम से ही चलता है। जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका प्रशासन किसके नाम से चलता है? तो राष्ट्रपति के नाम से चलता है। अनुच्छेद 263 में दिया है कि अंतरराज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। अंतरराज्यीय परिषद का गठन राष्ट्रपति करता है। किस लिए, क्या जरूरत होती है इनकी? तो यदि राज्यों के मध्य विवाद उत्पन्न है तो उस विवाद के समाधान के लिए अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है, या केंद्र व राज्यों के बीच सहयोग बना रहे, यह भी काम अंतरराज्यीय परिषद का ही होता है। महत्वपूर्ण नियुक्तियां, कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में हमें कुछ नियुक्तियां याद रखना है जो कि हमारे राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री की नियुक्ति, और प्रधानमंत्री के परामर्श पर विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। दूसरा, जो राज्यों के राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासकों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। जो हमारे महान्यायवादी हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। इसके अलावा कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। दिल्ली व पांडिचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और जो अन्य राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो हमें याद रखना है, दिल्ली व पांडिचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, मुख्य सूचना आयुक्त हैं, मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं, इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय करते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त और मुख्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इसके बाद बात करते हैं लोकपाल। तो लोकपाल की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय। केंद्र के सभी आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं, जैसे कि महिला आयोग, ओबीसी आयोग, एससी आयोग, एसटी आयोग आदि। सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति यानी कि वाइस चांसलर की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। जितने भी हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं उनके जो वाइस चांसलर यानी कि कुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। साथ ही साथ जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनके कुलाधिपति यानी कि चांसलर स्वयं राष्ट्रपति होते हैं। जो भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनके कुलाधिपति यानी कि चांसलर स्वयं राष्ट्रपति होते हैं।
अब आते हैं हम विधायी शक्तियों पे। तो विधायी शक्तियों में विधायिका का काम क्या होता है? शुरुआत में ही हमने पढ़ा था, विधायिका का काम होता है कानून का निर्माण करना। विधायिका यानी कि संसद। तो संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अब भाई, राष्ट्रपति को संसद का अंग क्यों माना गया है? राष्ट्रपति को संसद का अंग इसलिए माना गया है कि यदि कोई भी विधेयक है, जब वह लोकसभा राज्यसभा यानी कि दोनों सदनों में पास हो जाता है, तब उसे राष्ट्रपति की परमिशन के लिए भेजा जाता है, और राष्ट्रपति की परमिशन मिल जाने के बाद ही वह विधेयक कानून का रूप लेता है। जब तक राष्ट्रपति की परमिशन नहीं मिलती है, तब तक विधेयक कानून नहीं बन सकता। इसी वजह से राष्ट्रपति को भी संसद का अभिन्न अंग माना गया है। तो याद रखना है, संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब संसद का जो उच्च सदन है राज्यसभा, तो राज्यसभा में यदि राष्ट्रपति को लगता है कि राज्यसभा में विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा का उचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तो राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। किस क्षेत्र के होने चाहिए? विज्ञान, कला, साहित्य और समाज सेवा से संबंधित। अनुच्छेद 85 में साफ साफ दिया है कि संसद सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने व लोकसभा को विघटित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। तो संसद सत्र को आहूत करने, आहूत का मतलब होता है संसद सत्र को बुलाना, सत्रावसान मतलब सत्र का समापन करना, और लोकसभा को विघटित करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने और लोकसभा को विघटित करने की शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद 87 में दिया है कि संसद के प्रथम सत्र और नई लोकसभा के गठन के पश्चात संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। आपको याद रखना है कि जो भी पहला सत्र होता है और लोकसभा के गठन के बाद जो पहली बैठक बुलाई जाती है, वहां पे राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। अनुच्छेद 108 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें संयुक्त बैठक का उल्लेख किया गया है। तो जब भी कोई साधारण विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध हो यानी कि मतभेद हो, तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है और उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है स्पीकर। दोस्तों याद रखना है, संयुक्त बैठक बुलाता कौन है? राष्ट्रपति, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है। संयुक्त बैठक कब बुलाई जाती है? जब साधारण विधेयक के संबंध में गतिरोध हो, मतभेद हो। धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक कभी नहीं बुलाई जाती, और ना ही संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में। केवल साधारण विधेयक के संबंध में गतिरोध होने पर संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता स्पीकर करता है। अगला क्वेश्चन है, अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 111। तो अनुच्छेद 111 में दिया है कि संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद ही कानून बनता है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद ही कानून बनता है। जब कोई विधेयक लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से पारित हो जाता है, तब उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है, और राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाने के बाद ही कोई विधेयक कानून बनता है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 123, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। दोस्तों अध्यादेश क्या होता है? देखो, जब संसद का सत्र ना चल रहा हो, संसद के टोटल 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। अब मान लो कि 2 सत्रों के बीच गैप होता है, यानी कि सत्र समाप्त होने के बाद छुट्टियां हो जाती हैं। तो जब कोई सत्र ना चल रहा हो और उस समय किसी कानून की विशेष जरूरत हो, तो राष्ट्रपति अपनी तरफ से एक कानून लाता है जिसे अध्यादेश कहा जाता है, जिसका प्रभाव वही होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का प्रभाव होता है। लेकिन शर्त एक है कि जैसे ही संसद की बैठक शुरू होती है, तो संसद की बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए अध्यादेश को दोनों सदन से पास हो जाना चाहिए। यदि पास नहीं होता है तो अध्यादेश का प्रभाव वहीं समाप्त हो जाता है, और यदि पास हो जाता है तो वह परमानेंट कानून बन जाता है। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां। तो न्यायिक शक्तियों में अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की शक्तियां दी गई हैं। तो यहाँ पे हमें 5 प्रकार की शक्तियां पढ़ना है: क्षमादान, लघुकरण, परिहार, विराम और निलंबन। राष्ट्रपति को क्षमादान से संबंधित 5 प्रकार की शक्तियां दी गई हैं: क्षमादान, लघुकरण, परिहार, विराम और निलंबन। क्षमादान का मतलब होता है पूरी तरह से माफ करना। लघुकरण का मतलब होता है कि दंड की मात्रा व प्रकृति दोनों को कम कर देना। जैसे किसी व्यक्ति को 10 वर्ष का कठोर कारावास दिया गया है, और तो लघुकरण में क्या किया जाएगा? उसके 10 वर्ष को मान लो 5 वर्ष के सरल कारावास में परिवर्तित कर दिया गया। तो मात्रा 10 से 5 हो गई और प्रकृति कठोर से सरल हो गई। परिहार में केवल मात्रा को कम किया जाएगा, प्रकृति समान रहेगी। प्रकृति कैसी रहेगी? समान रहेगी।
विराम में किसी विशेष कारण से दंड को कम करना, जैसे मान लो कोई महिला गर्भवती है और गर्भवती होने के कारण उसकी सजा को कम कर दिया जाए तो उसे विराम बोला जाता है। निलंबन, जब तक दया याचिका राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है तब तक सजा को रोक देना, इसको निलंबन कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति को 5 प्रकार की न्यायिक शक्तियां क्षमादान संबंधी शक्तियां दी गई हैं अनुच्छेद 72 के तहत, क्षमादान, लघुकरण, परिहार, विराम और निलंबन। अब आते हैं अनुच्छेद 143, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रख लेना है। अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के विषय पे उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। राष्ट्रपति किसी भी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। यहां पे 2 बातें याद रखना है, ना तो सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। अब हम आते हैं वित्तीय शक्तियां। तो वित्तीय शक्तियों में पहला पॉइंट कि राष्ट्रपति के नाम पर ही प्रतिवर्ष बजट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण पेश किया जाता है। दोस्तों हमें याद रखना है कि संविधान में कहीं पे भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, बजट की जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जो बजट है यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण वो किसके नाम से पेश किया जाता है, तो राष्ट्रपति के नाम से पेश किया जाता है। दूसरा पॉइंट, राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से समस्त धन विधेयक लोकसभा में पेश किए जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि धन विधेयक केवल और केवल कहां लाए जा सकते हैं, लोकसभा में, मतलब शुरुआत उसकी कहां से होगी, लोकसभा में। और धन विधेयक को लाने से पहले किसकी पूर्व स्वीकृति जरूरी है, तो राष्ट्रपति। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति जरूरी है, तो कौन सा विधेयक है, धन विधेयक। अगला पॉइंट है कि जो आकस्मिक निधि है, कंटीजेंसी फंड, ये राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन होती है। जो आकस्मिक निधि है, कंटीजेंसी फंड, ये किसके नियंत्रण में रहती है, तो राष्ट्रपति के नियंत्रण में। भाई 2 प्रकार की निधियां होती हैं, एक तो होती है संचित निधि और दूसरी होती है आकस्मिक निधि। भारत सरकार की जितने भी आय के स्रोत हैं, वहां से जो भी आय प्राप्त होती है, जितने भी टैक्स से कर प्राप्त होता है, वो सब कहां एकत्रित किया जाता है, संचित निधि में। और संचित निधि पर कंट्रोल होता है संसद का। अब मान लो संसद का सत्र चल ही नहीं रहा और उस समय पैसे की जरूरत पड़ गई, कोई इमरजेंसी पड़ गई पैसे की, तो उस समय पैसा कहां से आएगा, तो उस समय राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन जो निधि होती है, आकस्मिक निधि, उससे फंड दिया जाता है। तो आकस्मिक निधि पर किसका नियंत्रण होता है, राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है। अनुच्छेद 280 इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो जो वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। वित्त आयोग का काम क्या होता है, तो केंद्र सरकार को जो भी टैक्स प्राप्त हो रहे हैं, उन टैक्स में से कितना हिस्सा केंद्र सरकार रखेगी और कितना हिस्सा राज्यों को देना होगा, इसका निर्धारण कौन करता है, तो वित्त आयोग करता है। मतलब केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा के संबंध में जो सुझाव देते हैं वो कौन देता है, वित्त आयोग। और वित्त आयोग का गठन कौन करता है, अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अब आते हैं हम सैन्य शक्ति। तो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। तो सैन्य शक्ति में याद रखना है कि तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति है वो कौन है, राष्ट्रपति महोदय है। और तीनों सेना प्रमुखों की नियुक्ति भी कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। और साथ में एक बिंदु और याद रखना है कि संसद की सहमति से राष्ट्रपति द्वारा ही युद्ध की घोषणा की जाती है। युद्ध की घोषणा भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किसकी सहमति से, तो संसद की सहमति से। अब आते हैं हम कूटनीतिक शक्ति। तो कूटनीतिक शक्ति में जो भारत देश के राजदूत दूसरे देशों में नियुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति दूसरे देशों में जो भारत देश के राजदूत या उच्चायुक्त नियुक्त होते हैं, उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, तो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा जो सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि तथा समझौते किसके नाम से किए जाते हैं, तो ये भी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। दूसरे देशों के साथ भारत सरकार जो भी संधि समझौते करता है वो किसके नाम से किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति महोदय के नाम से। अब आते हम निषेधाधिकार यानी कि वीटो शक्ति। निषेधाधिकार यानी कि वीटो शक्ति। तो हमें याद रखना है दोस्तों कि जो वीटो शक्तियां हैं, यह अलग से कोई शक्ति नहीं है, ये विधायी शक्ति का ही एक हिस्सा है, विधायी शक्ति का ही पार्ट है। अब जो भारत के राष्ट्रपति महोदय हैं, उन्हें 3 प्रकार की वीटो शक्ति दी गई है। एक तो निरपेक्ष वीटो, दूसरा निलंबनकारी वीटो या जेबी वीटो। निरपेक्ष यानी कि पूर्ण निषेधाधिकार, निलंबनकारी वीटो और जेबी वीटो। अब तीनों में अंतर क्या है, देखो कोई भी विधेयक जब दोनों सदन से पास हो जाने के बाद राष्ट्रपति महोदय के पास आता है, तो राष्ट्रपति या तो उस विधेयक पर अपनी अनुमति देगा या पुनर्विचार के लिए लौटाएगा, या अनुमति देने से मना करेगा, या फिर ना तो अनुमति दे और ना ही अनुमति देने से मना करे। तो यदि मान लो कोई विधेयक दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास आता है और राष्ट्रपति उस पर अनुमति देने से
मना कर दे तो उसे बोला जाता है कि राष्ट्रपति ने निरपेक्ष वीटो का प्रयोग किया है। यानी कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति देने से मना कर दे। निलंबनकारी वीटो में यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा दे तो बोला जाता है कि राष्ट्रपति ने निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किया है। और जेबी वीटो, जेबी वीटो क्या है? जेबी यानी कि पॉकेट वीटो, कि ना तो राष्ट्रपति अनुमति दे और ना ही अनुमति देने से मना करे, यानी कि मौन हो जाए अनिश्चित काल के लिए। अब यहां से कुछ क्वेश्चन देखो, आपको अंतर समझ में आ गया होगा। निरपेक्ष वीटो में अनुमति देने से मना करता है, निलंबनकारी वीटो में पुनर्विचार के लिए लौटाता है, और जेबी वीटो में ना तो अनुमति देता है ना ही अनुमति देने से मना करता है। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि वीटो शक्ति का प्रयोग सबसे पहले किस राष्ट्रपति ने किया है, तो वीटो शक्ति का प्रयोग सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस विधेयक पर? तो पेप्सू विधेयक। अब क्वेश्चन एक और पूछा जाता है कि जेबी वीटो का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो जेबी वीटो का प्रयोग डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। राष्ट्रपति कौन से राष्ट्रपति? ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। किस विधेयक के संबंध में? तो डाकघर विधेयक के संबंध में, डाकघर विधेयक के संबंध में। अब हम देखो जितनी भी सामान्य शक्तियां थी राष्ट्रपति की वो हमने समाप्त कर ली हैं। अब हम आपातकालीन शक्तियों की बात करेंगे। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। तो दोस्तों जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं इनका उल्लेख संविधान की भाग 18 में है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख कहां किया गया है? तो संविधान की भाग 18 में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है। तो राष्ट्रपति को कुल कितनी प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं? तो दोस्तों कुल 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। एक तो राष्ट्रीय आपात, दूसरा राज्यापात यानी कि राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है वित्तीय आपात। राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन यानी कि राज्यापात, और तीसरा वित्तीय आपात। अब दोस्तों हमें यहां याद रखना है कि जो राष्ट्रीय आपात है इसका उल्लेख है अनुच्छेद 352 में, जो राष्ट्रपति शासन है इसका उल्लेख है अनुच्छेद 356 में, और जो वित्तीय आपात है इसका उल्लेख है अनुच्छेद 360 में। क्लियर है? अब हम एक एक करके देखते हैं। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय आपात है, तो राष्ट्रीय आपात पूरे देश में भी एक साथ लगाया जा सकता है और देश के किसी भाग में भी लगाया जा सकता है। ये जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय आपात पूरे देश में एक साथ लगे, ये पूरे देश में एक साथ भी लगाया जा सकता है और किसी भाग में भी लगाया जा सकता है। अब दोस्तों बात आती है कि किस आधार पर लगाया जाएगा, किस आधार पर लगाया जाएगा। तो राष्ट्रीय आपात को लगाने के 3 आधार हैं: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। कौन कौन से? राष्ट्रीय आपात किन किन आधार पर लगता है? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। दोस्तों यहां पे हमें याद रखना है कि जो सशस्त्र विद्रोह है यह मूल संविधान में नहीं था। पहले सशस्त्र विद्रोह की जगह पे आंतरिक अशांति शब्द का प्रयोग किया गया था, जिसे कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। पहले सशस्त्र विद्रोह की जगह पे क्या था? आंतरिक अशांति। वर्तमान में क्या है? सशस्त्र विद्रोह। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय आपात किन 3 आधार पर लगता है? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। क्लियर? अब राष्ट्रीय आपात काल की घोषणा कौन करता है? तो मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा सशस्त्र विद्रोह की राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। अब हमें याद रखना है कि कब तक जारी रहता है, जारी कैसे रहेगा। मान लो घोषणा हो गई तो ये जारी कैसे रहेगा? तो जो भी राष्ट्रपति महोदय ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की, उस घोषणा को 1 माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन जरूरी होना चाहिए। 1 माह के भीतर, कितने समय के भीतर? तो 1 माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन जरूरी, वो भी विशेष बहुमत से, तभी जारी रहेगा। अवधि, तो प्रारंभ में जो राष्ट्रीय आपात लगता है वो 6 माह तक, और अधिकतम अनिश्चित काल तक इसे 6-6 माह करके बढ़ाया जा सकता है। अगर हम बात करें कि अभी तक कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात लगा है, तो दोस्तों अभी तक कुल 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा है। नंबर 1 1962 में भारत चीन युद्ध के समय, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और 1975 में लगा था आंतरिक अशांति के आधार पर, जो कि इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थे। तो अभी तक राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगा? कुल 3 बार। 1962 भारत चीन युद्ध, 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध, और 1975 आंतरिक अशांति के आधार पर। राष्ट्रीय आपात शुरुआत में 6 माह के लिए लगाया जाता है और यह 6-6 माह करके अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। संसद द्वारा 1 माह के भीतर अनुमोदन जरूरी है विशेष बहुमत से। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 356 यानी कि राज्यापात यानी कि राष्ट्रपति शासन की। तो राष्ट्रपति शासन में भी राष्ट्रपति शासन किसी एक राज्य में भी लग सकता है और एक से अधिक राज्यों में एक साथ लगाया जा सकता है। क्लियर है? जो राष्ट्रपति शासन है वो एक या एक से अधिक राज्यों में एक साथ लगाया जा सकता है। अब आधार क्या है, किस आधार पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है?
तो यदि किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार ना चलाया जा रहा हो, यानी कि राज्य का जो संवैधानिक तंत्र है वह विफल हो गया हो, तब राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अथवा राज्य द्वारा केंद्र के निर्देशों की अवहेलना की जा रही हो। देखो फिर से एक बार सुनो, यदि किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, यानी कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार ना चलाया जा रहा हो, या फिर राज्य के द्वारा केंद्र के निर्देशों की अवहेलना की जा रही हो, तब वो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। कैसे लगाया जा सकता है, क्या तरीका है? तो राज्यपाल के लिखित प्रतिवेदन पर या केंद्र द्वारा स्वतः। यानी कि अगर मान लो कि उत्तर प्रदेश में, यदि उत्तर प्रदेश में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, या फिर उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार के आदेशों निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है, तब फिर उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल महोदय हैं वह केंद्र को अपना लिखित प्रतिवेदन देंगे, या फिर केंद्र सरकार स्वतः ही संज्ञान लेकर राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। अब इसमें भी राष्ट्रपति शासन लग जाने के बाद 2 माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन साधारण बहुमत से जरूरी है। देखो, जो राष्ट्रीय आपात था उसका अनुमोदन कितने समय के अंदर जरूरी था? 1 माह के अंदर। जबकि राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन कितने माह के भीतर होना चाहिए? 1 माह नहीं, 1 माह की जगह कितना है? 2 माह। क्लियर? अवधि, तो जो राष्ट्रीय आपात था वह शुरू में लगता था 6 माह के लिए, और इसे 6-6 माह करके अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता था। जबकि राष्ट्रपति शासन ये भी शुरुआत में 6 माह के लिए ही लगता है, लेकिन इसे अधिकतम 3 वर्ष तक ही लगाया जा सकता है। कितना? 3 वर्ष तक। यदि 3 वर्ष से ज्यादा लगाना हुआ तो फिर हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तीसरा है वित्तीय आपात। अच्छा सॉरी, राष्ट्रपति शासन से संबंधित कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि इन तीनों आपात में, यानी कि राष्ट्रीय आपात, राज्य आपात और वित्तीय आपात में सबसे ज्यादा प्रयोग किसका हुआ है? तो राष्ट्रपति शासन का ही हुआ है। अभी तक 130 से भी अधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। 130 से भी अधिक बार। सबसे पहले पंजाब में लगाया गया था। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहां लगा था? पंजाब। सबसे लंबे समय तक भी कहां लगा था? पंजाब। अगर बात करें कि सर्वाधिक बार, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 10 बार लगा है। कितना लगा है? 10 बार। और 2 राज्य ऐसे हैं, 2 राज्य ऐसे हैं जहां पे अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। कौन कौन से? एक तो छत्तीसगढ़ और दूसरा तेलंगाना। 2 राज्य ऐसे हैं जहां पे अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तो ये 4-5 पॉइंट हमें याद रखना है। क्या कि सबसे पहले पंजाब में लगा, सबसे अधिक लंबे समय तक भी पंजाब में लगा, सबसे ज्यादा बार उत्तर प्रदेश में लगा 10 बार, और दूसरा मणिपुर है। तीसरा याद रखना है कि 2 राज्य ऐसे हैं जहां पे अभी तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगा। कौन कौन से? छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। अब आते हैं हम वित्तीय आपात पे। तो वित्तीय आपात की अगर बात करें तो वित्तीय आपात का उल्लेख कहां है? अनुच्छेद 360 में। वित्तीय आपात का उल्लेख कहां है? अनुच्छेद 360 में। ठीक है। अब भाई वित्तीय आपात किस आधार पर लगता है? तो यदि किसी देश की वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा हो, यदि किसी देश के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा हो या खतरे की आशंका हो, यदि देश की वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा हो या खतरे की आशंका हो, तो वहां पे क्या लगता है? वित्तीय आपात। घोषणा कार्यपालिका से सामान्य परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। क्लियर? तीनों आपातकालों की घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। जारी रखने की प्रक्रिया क्या है? तो 2 माह के भीतर संसद का अनुमोदन जरूरी। संसद का अनुमोदन कितने समय के भीतर जरूरी है? तो 2 माह के भीतर। क्लियर? प्रारंभ में इसे 6 माह के लिए लगाया जाता है और अधिकतम इसे अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। तो देखो एक बार फिर से तीनों को देखो। जो राष्ट्रीय आपात है इसका 1 माह के भीतर अनुमोदन होना चाहिए, जो राष्ट्रपति शासन है इसका 2 माह के भीतर, और जो वित्तीय आपात है इसका भी 2 माह के भीतर। जो राष्ट्रीय आपात है यह अधिकतम अनिश्चित काल तक लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक लगता है, और जो वित्तीय आपात है यह भी अनिश्चित काल तक लगाया जाता है। हमें याद रखना है कि वित्तीय आपातकाल का अभी तक एक भी बार प्रयोग नहीं हुआ है। वित्तीय आपातकाल अभी तक एक भी बार भारत में नहीं लगा। ऐसी कई बार स्थितियां बनी लेकिन अभी तक नहीं लगा। और वित्तीय आपात में जो भी हमारे कर्मचारी होते हैं उनकी वेतन भत्ते में कटौती की जा सकती है। यहां तक कि जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज हैं उनके भी वेतन भत्ते में कटौती की जा सकती है। तो राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360। राष्ट्रीय आपात कुल 3 बार लगा, राष्ट्रपति शासन 130 से भी अधिक बार लगा, और वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा। राष्ट्रीय आपात अनिश्चित काल तक लगाया जा सकता है,
वित्तीय आपात भी अनिश्चित काल तक लगाया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 साल के लिए लगाया जा सकता है। जो राष्ट्रीय आपात है उसकी 1 माह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदन जरूरी है। जो वित्तीय आपात है उसका 2 माह के भीतर, और जो राष्ट्रपति शासन है उसका भी 2 माह के भीतर। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो थ्योरी सेक्शन है राष्ट्रपति से संबंधित वह पूरी तरह से कंप्लीट होता है। दोस्तों अब हम राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को करेंगे। पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का पद किस भाग के अंतर्गत शामिल किया जाता है? तो सही आंसर है भाग 5। देखो हमने अभी पढ़ा था कि भाग 5 संघ का शासन, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक है, और उसी में आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद आदि। अगला क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति में। किस में निहित है दोस्तों? राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 53 में साफ साफ लिखा है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। क्वेश्चन 3 है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं? तो अनुच्छेद 53। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार के होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष मतदान क्या होता है? ऐसा मतदान जिसमें जनता सीधे भाग लेती है, जैसे कि हमारा विधायक का मतदान, सांसद का मतदान, ये कैसा होता है? प्रत्यक्ष मतदान होता है। या जो गांव के प्रधान को आप चुनते हो वो कैसा होता है? प्रत्यक्ष मतदान होता है। अप्रत्यक्ष मतदान क्या? कि जिसमें हम सीधा वोट ना देके हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा वोट किया जाए, यानी कि हमने जिसको चुना जब वह किसी को चुने तो उस मतदान को बोलते हैं अप्रत्यक्ष मतदान। तो भारत में राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है? अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता की जाती है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, और उसे बुलाता कौन है? आहूत मतलब बुलाना, राष्ट्रपति। तो जो संयुक्त बैठक होती है वह बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति संसद का क्या है? तो भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। संसद के 3 अंग माने गए हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यदि सदन की बात करें तो 2 ही सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन। अगला क्वेश्चन है कि यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है, और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना सबसे पहले किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है कि यदि राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उपराष्ट्रपति की अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है? अधिकतम 6 माह तक। क्यों? क्योंकि यदि किसी भी कारण से राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो 6 माह के भीतर अगले राष्ट्रपति को चुनाव करा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो देखो मैंने आपको बताया था कि लोकसभा, राज्यसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया? अब कैसे किया होगा इन्होंने? कि उस समय राष्ट्रपति भी नहीं होंगे और उपराष्ट्रपति भी नहीं होंगे। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं हैं या किसी कारण से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली है तो उस समय राष्ट्रपति का काम कौन देखता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश। यह काम किसने किया था? एम हिदायतुल्लाह ने। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक है? तो आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन था राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं? तो इसका सही आंसर है पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। उम्र 35 वर्ष होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, लाभ के पद पर ना हो यह भी शर्त है, और सांसद चुने जाने की योग्यता यानी कि लोकसभा सदस्य होने की योग्यता रखता हो। अगला क्वेश्चन है कि एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है। एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य यानी कि विधायक राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। बिल्कुल सही बात है। उसको चुनाव लड़ने से पहले इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, ना ही वह दोनों पदों पर रह सकता है, और ना ही उसे 6 माह के बाद इस्तीफा देना होता है। जिस दिन से वह राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा उसी दिन से उसे अपनी सांसदीय या विधायकी यानी कि
की पद से इस्तीफा देना होगा। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष। यदि किसी व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति बनना है तो उसकी उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग लगा के। और मैंने एक पॉइंट बताया था कि राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग है वो केवल एक ही आधार पर लगाया जा सकता है। वो आधार क्या था? संविधान का दुरुपयोग। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 61। और जो महाभियोग है वो किस सदन में लाया जा सकता है? तो दोस्तों लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। यानी कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की शुरुआत दोनों सदनों में से किसी भी सदन में हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? अभी बताया मैंने, संसद के किसी भी सदन द्वारा। कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 123। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दोस्त अध्यादेश क्या है? तो अध्यादेश क्या है कि जब संसद की शर्त ना चल रहे हों और किसी कानून की बहुत आवश्यकता हो तो उस समय राष्ट्रपति अपना एक कानून लाता है जिसे हम अध्यादेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अध्यादेश बोलते हैं। और जैसे ही संसद सत्र शुरू होता है उस अध्यादेश को सदन में लाया जाता है। तो यदि वह दोनों सदनों में पास हो गया तो वह कानून बन जाता है, और यदि वह पास नहीं हुआ तो 6 सप्ताह, संसद की बैठक शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर खत्म, उसका प्रभाव खत्म। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो राज्यपाल। भारत की राष्ट्रपति की मर्जी, राज्यपाल का कार्यकाल देखो आपने पढ़ा होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब जब तक राष्ट्रपति चाहे तब तक वह अपने पद पर रह सकता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति बनने हेतु आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो योग्यता दी है 58 में। कौन से अनुच्छेद में दी है? 58 में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की नागरिकता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। कौन होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। अमीर का, अब भारत का कौन सा कथन सत्य है? भारत का नागरिक होना चाहिए। किस आधार पर वो भारत का नागरिक बना है इससे कोई लेना देना नहीं हो, चाहे तो उसने जन्म से नागरिकता ग्रहण की हो या वंश से की हो या देशीकरण से की हो, किसी भी आधार पर नागरिकता ग्रहण की हो वह भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। जबकि अमेरिका के लिए ऐसा नहीं है। अमेरिका में साफ साफ लिखा है, अमेरिका के संविधान में साफ साफ लिखा है कि अमेरिका का राष्ट्रपति वही बन सकता है जो जन्म से अमेरिका का नागरिक है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली व पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कब शामिल किया गया? तो 70वां संविधान संशोधन 1992 में। 70वां संविधान संशोधन 1992 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत के वे राष्ट्रपति जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। तो दोस्त एक नहीं 2 राष्ट्रपति ऐसे हुए जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। एक तो है डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरे हैं फखरुद्दीन अली अहमद, यानी कि दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रस्ताव किन आधारों पर लाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर केवल मैंने बताया था एक ही आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है, वो है संविधान का उल्लंघन यानी कि संविधान का दुरुपयोग। अक्षमता या कदाचार के आधार पर महाभियोग नहीं लगाया जा सकता। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को समय से पूर्व महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति को समय से पूर्व महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 56 में। कहां पे है? अनुच्छेद 56 में। अनुच्छेद 56 में त्यागपत्र की बात दी गई है कि राष्ट्रपति का पद किस किस कंडीशन में खाली हो सकता है। तो या तो वो खुद त्यागपत्र दे दे, या उसकी मृत्यु हो जाए, या उसे महाभियोग लगाकर हटा दिया जाए। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद की पुनः बैठक की कितने समय के भीतर अनुमोदित करना होता है? तो 6 सप्ताह भी बताया कि अध्यादेश लाया कब जाता है? जब संसद की बैठक नहीं चल रही है, और जैसे ही संसद की बैठक शुरू होती है तो 6 सप्ताह के भीतर उस अध्यादेश जो कानून है उसका अनुमोदन जरूरी है। यदि उसका अनुमोदन नहीं होता है, अनुमोदन का मतलब है दोनों सदन में पास नहीं होता है, तो स्वतः समाप्त हो जाएगा। अध्यादेश अधिकतम कितने समय तक प्रभावी रह सकता है? तो दोस्त अधिकतम 6 माह प्लस 6 सप्ताह। देखो संसद की 2 बैठकों के बीच में गैप कितना होता है? 6 माह। और बैठक जब भी बैठक होती है तो बैठक के 6 सप्ताह बाद 6 सप्ताह तक उसका प्रभाव रहता है, यानी कि इसका सही आंसर क्या होगा? 6 माह प्लस 6 सप्ताह। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सी वीटो शक्ति उनके पास नहीं है या महत्वहीन है? तो राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्ति दी गई है। एक तो होता है एब्सोल्यूट वीटो, दूसरा होता है निलंबनकारी वीटो, तीसरा होता है पॉकेट वीटो। विशेषित वीटो कोई राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अब वीटो क्या होता है हम कल पढ़ेंगे जब राष्ट्रपति की शक्तियों को विस्तार समझेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों पर शिकायत करने की निर्धारित अवधि कितनी होती है? तो यदि राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी पार्टी को लगता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में गड़बड़ी हुई है तो उसकी शिकायत करने की जो अवधि है वो है 30 दिन।
और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा केवल और केवल कहां हो सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं है? तो दोस्तों, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं, लेकिन जो मनोनीत सदस्य विधानसभा के वो शामिल नहीं होते हैं। कहीं के भी मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो आंसर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के नामांकन हेतु न्यूनतम कितने प्रस्ताव का अनुमोदक होने आवश्यक है? तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। मतलब यह है कि यदि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो जो भी निर्वाचन मंडल है, वो निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य उसके नाम का अनुमोदन करें कि हाँ, ये व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लायक है, और दूसरे 50 सदस्य उसका समर्थन करें, तभी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है, संघ और राज्यों के मध्य राजस्व के बंटवारे हेतु वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति ही करते हैं। भारत में आपातकालीन परिस्थितियों का सामना करने की विशिष्ट शक्ति किसमें निहित है? तो जो आपातकालीन शक्ति है वो किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। कि 3 प्रकार की आपातकालीन शक्ति, एक तो राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो शपथ दिलाएगा जो अन्य न्यायाधीशों में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वह। भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति की इस्तीफे यानी कि त्यागपत्र की सूचना सबसे पहले किसे दी जाती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। सही, यहाँ पे सही होना चाहिए था, लोकसभा अध्यक्ष को, स्पीकर को। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पारित होने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो राष्ट्रपति के खिलाफ जो भी महाभियोग लाया जाता है, किसी भी सदन में लाया जाए, उसको 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, दोनों सदन में। अगला है, महाभियोग की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? तो अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। अर्धन्यायिक प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि नंबर 1, इसके खिलाफ यदि महाभियोग पास हो जाता है तो इसके खिलाफ राष्ट्रपति कोर्ट नहीं जा सकता। दूसरा, महाभियोग प्रक्रिया में यदि महाभियोग पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को केवल उसके पद से हटाया जाता है, उसे कोई दंड नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का जो महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है, उनकी नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य के राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर रहते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहे वह अपने पद पर रह सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता जुलता है। यह बात सही है गलत? तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वह राष्ट्र का वास्तविक प्रमुख है, जबकि भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है। दूसरा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल है वो 4 वर्ष होता है। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तीसरा अंतर ये है कि अमेरिका में राष्ट्रपति कोई भी नहीं बन सकता, जो जन्म से वहां का नागरिक है वही बन सकता है, जबकि भारत में केवल नागरिक होना पर्याप्त है। किस आधार पर उसने नागरिकता ग्रहण की है ये कोई मायने नहीं रखता। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति भवन को किसने डिजाइन किया था? तो राष्ट्रपति भवन को जो डिजाइन किया था उनका नाम है एडविन लुटियंस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा के रूप में जाना जाता है? तो भारत के जो दार्शनिक राष्ट्रपति हैं वो डॉक्टर राधाकृष्णन को जाना जाता है। किसको? डॉक्टर राधाकृष्णन को दार्शनिक राष्ट्रपति या दार्शनिक राजा के रूप में जाना जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एक एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। कौन से राष्ट्रपति ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे? तो ज्ञानी जैल सिंह ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे? तो नीलम संजीव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे? तो सही आंसर है नीलम संजीव रेड्डी। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? तो राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित कर सकता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो उनका जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वह राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार है नहीं प्राप्त है कि वह, तो कुछ समाधान का अधिकार तो है, आपातकालीन शक्तियां भी हैं और अध्यादेश जारी करने की भी शक्तियां हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सीधे हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास नहीं है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति देता है? यदि राष्ट्रपति चाहे तो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 143 के तहत। इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की विवेक शक्ति है? तो विधेयक को आपत्तियों सहित वापस देना। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति यह राष्ट्रपति स्वविवेक से नहीं करता है, ये प्रधानमंत्री के परामर्श से करता है। अध्यादेश भी स्वविवेक से नहीं करता है, समाधान भी स्वविवेक से। इसमें बी ऑप्शन ही सही होगा।
अगला क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रपति ने जेबी वीटो का निषेध प्रयोग किया था? तो जेबी वीटो का प्रयोग किया था ज्ञानी जैल सिंह ने। भारत के राष्ट्रपति किसकी अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकते हैं? तो मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद की अनुशंसा मतलब परामर्श पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाता है तो उनके द्वारा किए गए कार्य की क्या स्थिति होगी? तो भले ही राष्ट्रपति का निर्वाचन शून्य घोषित कर दी जाए, लेकिन उस कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति महोदय ने जो भी काम किए होंगे वह सब वैध समझे जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमारे जो भी राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो समाप्त होते हैं।